हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निमी के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3 के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 और 2 कंप्लीटली आपको कवर करके वीडियो में दे दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल पर जाना है, वहां पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर भी मैंने लिंक दे दिया है, तो वहां से जाकर भी आप उन वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे, उन वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको जो है 3 सेट पेपर कराने का आपसे प्रॉमिस किया था। सेट पेपर 1 हमने पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, और आज की इस वीडियो में हम सेट पेपर 3 की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था जो निमी की पीडीएफ होती है ना, निमी की पीडीएफ है ना, निमी जैसा कि आप जानते हो निमी हर साल अपनी एक पीडीएफ जारी करता है ना, एक पीडीएफ जारी करता है जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए होती है। एंड अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है ना, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, आरवी ट्यूशन क्लासेस सर्च करना है, वहां पर ये मैंने पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में दे रखी है। अगर आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो टेलीग्राम से आप ले सकते हो। ओके, तो मैं बात कर रहा था, निमी जो है एक पीडीएफ जारी करता है और उससे ही क्या पूछता है भैया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना। तो वो करता क्या है, सेट पेपर भी जारी करता है ना। ये बात स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, वो क्या करते हैं, पीडीएफ पढ़ते रहते हैं। लेकिन निमी जो है 3 सेट पेपर भी जारी करता है, और वो सेट पेपर के ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो सेट पेपर 1 हमने पढ़ लिया, 2 हमने पढ़ लिया, और सेट पेपर 3 हम पढ़ रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट इन 3 सेट पेपर को, है ना, मान लीजिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है आईटीआई में, है ना, और अगर आप इन 3 सेट पेपर को तैयार कर लेते हो ना, तो आप पास तो बड़े ही आराम से हो जाएंगे। इस बात की मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि आईटीआई इतना बड़ा एग्जाम है नहीं कि आप डर रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको पास होना है ना, तो आपको करना क्या है, निमी की पीडीएफ पढ़ लीजिए, और जो मैं ये 3 सेट पेपर करा रहा हूँ, बस इतना ही आप तैयार कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन बात आती है टॉप करने की, तो ये टॉप करने के लिए आपको पूरी साल मेहनत करनी होती है, पढ़नी होती है ना, वरना पूरी साल पढ़ने वाले स्टूडेंट में और आप में क्या ही अंतर रह जाएगा, है ना, ये बात आप भी जानते हो। तो देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है ना, पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एंड ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओम के नियम से कौन सी विद्युत राशियां संबंधित हैं। अब भाई, ओम का नियम आप नहीं जानते हो तो क्या ही। अब यहाँ पर देखिए, आप 10th करके तो आई हैं, है ना, 10th करके आए हैं, तो वहां पर आपने ओम का नियम पढ़ा होगा। ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है ना, बी बराबर आई आर। और इसमें क्या क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है, और रेजिस्टेंस आ रहा है। तो यही तो बोल रहा है कि ओम के नियम में जो विद्युत राशियां होती हैं तो वो कौन कौन सी होती हैं, ये आपको बताना है ना। तो देखिए, वोल्टेज होता है, करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे करंट, रेजिस्टेंस और पावर है। पावर तो होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, है ना। धारा होता है, बिल्कुल होता है। वोल्टेज होता है, बिल्कुल होता है ना। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता नहीं होता है, प्रतिरोध होता है ना, तो ये भी आपको ऑप्शन कट जाएगा। धारा होता है, बिल्कुल होता है। वोल्टेज और प्रतिरोध, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं ना, एकदम करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको आंसर लगाना है अपने एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रतिरोधकता की इकाई आपको बताना है ना, जो ऐसा यूनिट होती है प्रतिरोधकता की, है ना, वो आपको बताना है। और ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम स्टूडेंट सही करेंगे, ऐसा मुझे लगता है, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओम मीटर क्या होती है, ओम मीटर होती है। और ध्यान रखिएगा, परिभाषाएं और एसआई यूनिट्स, है ना, यूनिट्स तो आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछी जाती है ना। आपसे बोल लेगा कि धारा की इकाई बताइए, या फिर प्रतिरोध की इकाई बताइए, है ना, या फिर वोल्टेज की इकाई बताइए। तो इस तरह से ये इकाई पूछी जाती हैं, तो ये काफ़ी छोटे और बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप तैयार कर ही लीजिए। एंड यहाँ पर बात करें, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सीरीज सर्किट का उपयोग, है ना। सीरीज सर्किट का उपयोग क्या होता है, तो ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। जो सीरीज सर्किट होते हैं ना, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा फास्टली चलेंगे, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं पूरे साल, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि बिंदु ए बी को, यदि बिंदी जो आपका बिंदु ए बी है उसे चित्र के अनुसार हम शॉर्ट कर दें, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बिंदु ए बी है। अगर मैं ए बी को शॉर्ट कर दूं, शॉर्ट का मतलब होता है मिला दूं, है ना, दोनों को मिला दूं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है ना। तो परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई ये बात आप भी जानते हो, जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो प्रतिरोध, जो करंट होता है,
करंट कहाँ से जाना पसंद करता है, जहाँ पर उसे कम अवरोध मिले। अब भाई रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको दूं तो एक सड़क है जिसमें काफ़ी गड्ढे हैं, है ना, और ब्रेकर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और एक सड़क ऐसी है जो बिल्कुल प्लेन है ना। तो आप कौन सी सड़क से जाना पसंद करेंगे, जो बिल्कुल प्लेन है ना, और उसमें ब्रेकर भी नहीं है, तो वहीं से तो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से जो आपका करंट होता है ना, वो भी कुछ ऐसा ही करता है। वो जो है जहाँ से प्रतिरोध, जहाँ से ब्रेकर उसे ज़्यादा मिलेगा वहाँ से नहीं जाएगा, यानी जहाँ से उसे रास्ता आसान मिलेगा वहीं से जाएगा करंट, है ना। तो बात करते हैं, अगर यहाँ पर आप शॉर्ट कर देंगे तो ये आपके जो रजिस्टेंस इसमें लगे पड़े हैं, प्रतिरोध लगे पड़े हैं, तो इनका कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं रहेगा, इनका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो सर्किट का जो प्रतिरोध है ना वो शून्य हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया, एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान कितना होता है ना। खुला सर्किट बोल रहा है। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। देखिए खुला प्रतिरोध बोल रहा है ना, खुला सर्किट यानी सर्किट हमारा कैसा है, खुला है, और मान लीजिए इस वायर में से करंट जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, वायर टूट गया यानी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो करंट होता है ना, करंट और रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, है ना। अगर देखिए करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, घटेगा, है ना। तो ये आपको समझना है। और सर्किट हमारा कैसा है, खुला है ना। सर्किट हमारा कैसा है, खुला है। तो अगर सर्किट खुला है तो उसका करंट क्या होगा, शून्य होगा, है ना। करंट क्या होगा, शून्य होगा, उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी, यानी करंट क्या हो गया, जीरो। और अगर करंट जीरो हो गया तो जो आपका प्रतिरोध है ना, रेजिस्टेंस, वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यही आपको समझाना था, जो कि आप समझ गए होंगे। एंड देखिए अगर आर हमारा जीरो है ना, मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस जीरो है, तो हमारा जो करंट है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने आपको बताया करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के जो है अपोजिट वर्क करते हैं, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा, है ना। इस तरह से आपको समझना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि इस कॉन्सेप्ट से आपको ये याद रखना है ना। रटने वाला काम नहीं करना है, अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे एग्जाम तक, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि आपूर्ति के साथ जुड़ा हो, है ना, यदि आपूर्ति के साथ जुड़ा हो तो कौन सा अवरोधक, यहाँ पर आपको दे रखा है कितना ओम, 50 ओम, 220 ओम, और 450 ओम, और 560 ओम, है ना। तो कह रहा है कि समांतर सर्किट में जुड़ा है तो कम धारा किस में प्रवाहित होगी। अब भाई ये मैंने आपको अभी बताया कि जो रेजिस्टेंस और करंट है क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, यानी रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर हमें बोल रहा है कि किसमें सबसे कम धारा प्रवाहित होगी, तो सबसे कम उसमें धारा प्रवाहित होगी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, 560 का, है ना। 560 सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी कि 560 में सबसे कम करंट फ्लो करेगा। क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए धारिता की इकाई पूछी है ना, धारिता की इकाई पूछी है, जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ना। तो इसका जो है मोह नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिखाते हैं, इसके बाद आपको इसका आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसका राइट आंसर बताना है। देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। जो आपकी धारिता है ना, धारिता, तो धारिता का जो क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या पूछा था हमसे, धारिता की यूनिट पूछी थी, है ना। हाँ, धारिता की यूनिट क्या होती है, तो फैरड होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया यूनिट्स और जो डेफिनेशंस होती हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय, है ना। विद्युत चुंबकीय की ध्रुवता का कौन सा कारक प्रभावित करता है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक विद्युत चुंबक है। विद्युत चुंबक का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे कहते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी देने पर मैग्नेट बनाता है। तो देखिए ये क्या है मेरे पास, मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी दे दी, फेज और न्यूट्रल मान लीजिए, है ना, या फिर जो भी है प्लस माइनस, है ना। तो क्या होगा, इसमें जो है मैग्नेट आ जाएगी, है ना, मैग्नेट आ जाएगी। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर एन मान लीजिए और यहाँ पर एस आ गया। अब मुझे करना क्या है, इसके ध्रुव को पलटना है। यानी कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर एस आ जाए और यहाँ पर एन आ जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आप प्लस दे देंगे, है ना, और यहाँ पर माइनस कर देंगे। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप जो है टर्मिनल्स को चेंज कर रहे हो, है ना। आप टर्मिनल्स को चेंज करेंगे तो जो पोल होंगे वो भी बदल जाएंगे।
सही बात है ना, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, टर्मिनल्स को चेंज किया तो पोल बदल गए, है ना, पोल बदल गए। तो बिल्कुल इसी के साथ आपका जो राइट आंसर जाएगा बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप धारा की दिशा बदल रहे हो ना तो पोल की दिशा भी बदल जाएगी, ध्रुवता हमारी बदल जाएगी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परमियंस की इकाई क्या होती है ना, परमियंस की इकाई। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, परमियंस पूछ लेगा या फिर जो आपके इस चैप्टर में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो इसकी जो आप याद रखेंगे, परमियंस की इकाई क्या होती है, वेबर पर एम्पियर टर्न्स। क्या होती है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि है सोलेनाइड से रिलेटेड, है ना। सोलेनॉइड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम हम लागू करेंगे, है ना। सोलेनॉइड को आप जानते हो, सोलेनॉइड क्या होती है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, एक जो है नर्म लोहे की एक बेलनाकार कोई छड़ होगी, है ना, उसमें आप क्या करेंगे, वायर्स को इस तरह से लपेटेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा, है ना, सोलेनॉइड बन जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें हमें अगर इसकी दिशा की बात कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हम कौन से नियम को यहाँ पर लगाएंगे। तो ध्यान रखेंगे इसमें हम दाहिने हाथ के हथेली का नियम लगाएंगे। कौन सा, दाहिने हाथ का हथेली का नियम लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल यहाँ पर हम लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए चित्र अनुसार आपको BH जो वक्र हमें दे रखा है, VH कर्व, उसमें X से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो मैं आपको सबसे पहले डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे पास क्या है, डायग्राम, और ये डायग्राम आता है तो इसे आप हल्के में तो मत लीजिएगा, ओके। तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका आपको राइट आंसर बताना है कि यहाँ पर X से जो चिन्हित भाग है ना, इसका नाम क्या होता है ना, इसका नाम क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं X से, तो इसका नाम होता है, ध्यान रखेंगे, कोएर्सिविटी। क्या कहते हैं हम, कोएर्सिविटी कहते हैं, निग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, निग्राहिता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं, उनसे रिलेटेड क्या पूछेगा, यूनिट्स पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है ना। तो यहाँ पर देखिए रिलेक्टेंस की इकाई आपसे पूछ ली। रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है, तो आप जानते होंगे क्या होती है इसकी, एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर, और उसकी क्या थी, वेबर प्रति एम्पियर टर्न्स, यानी उल्टा करना है आपको। रिलेक्टेंस जो है परमियंस का उल्टा होता है, ये आप याद रखेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी फोर है ना, खतरनाक एकदम, है ना। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर लगाने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन एक परिभाषित करता है ना, कौन एक परिभाषित करता है कि फ्लक्स घनत्व सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है ना। ऐसा कौन सा परिभाषित करता है, यहाँ पर आपको डेफिनेशन ही पूछी है ना। क्या पूछी है, डेफिनेशन ही पूछी है। तो देखिए जो आपका हिस्टेरिसिस होता है ना, हिस्टेरिसिस आपने ये पढ़ा होगा इसकी परिभाषा। तो वो क्या करती है, ये बताती है कि जो फ्लक्स घनत्व है ना, वो सदैव चुंबकीय बल से कैसा रहता है भैया, पीछे रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला सेट हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्ड लगता हो, क्योंकि मैंने जो सेट नंबर 1 है ना, ध्यान से समझेंगे, मैंने जो सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 कराया था, आपको ऐसा लगता होगा कि ये जो है सेट नंबर 3 इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है। तो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो है आपके अगली यूनिट्स का है ना। सभी यूनिट्स का मिला करके 3 सेट निमी प्रोवाइड करता है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्ड लगता हो, बट आपको ये याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी ना पढ़ें तो काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व की SI यूनिट आपसे पूछी। मैंने आपको बताया था यूनिट्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए फ्लक्स घनत्व की जो SI यूनिट होती है तो वो क्या होती है, इसे आप अच्छे से जानते होंगे, टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला, है ना। टेस्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है ना, ये आपसे कहना चाह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो है आपका इसका राइट आंसर जाएगा फ्लक्स घनत्व, है ना। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट्स लगा रहे हैं 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि घुमावों के बीच की दूरी हम बढ़ा दें तो प्रेरकत्व होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं ना। तो इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें बताना है।
देखिए घुमावों की संख्या की बात कैसे कर रहा है, देखिए एक मेरे पास कॉइल है, कुछ इस तरह से इसमें घुमाव है ना, कुछ इस तरह से इसमें घुमाव है, ठीक। एक मेरे पास कॉइल कुछ ऐसी है, इसमें काफ़ी दूर दूर मैंने घुमाव करे हैं और घुमावों की संख्या भी कम है। तो कह रहा है कि अगर हम घुमावों के बीच की दूरी, अब यहाँ पर देखिए बीच की दूरी क्या है, कम है, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पर बीच की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर मैं बीच की दूरी बढ़ा रहा हूँ किसमें, घुमावों की, यानी जो टर्न्स हैं उनके बीच की दूरी को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो जो हमारा इंडक्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भैया इंडक्टेंस आपका घट जाएगा, है ना। ये आपको याद रखना है, इंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा भैया, घट जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है। अब देखिए रटने वाले क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी रट लिए कि घटेगा। अब घटेगा क्यों, उसके पीछे का लॉजिक अगर आपको पता होगा ना तो आप भूल ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखेंगे जिससे कि आप कभी भूल ना पाएं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए 17 नंबर है ना। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग बताइए। सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है वो आपको बताना है। अब देखिए आपके घरों में जो वायरिंग होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, तो वो किस में होती है, सबसे पहले आप ये बताइए। तो आप कहेंगे पैरेलल में होती है ना, पैरेलल में होती है। तो ये आपने इसमें बोल रहा है कि घरों में बिजली का लैंप है ना, घरों में बिजली का लैंप, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन कट गया क्योंकि हमारे घरों में तो पैरेलल होती है कनेक्शन, है ना, तो ये तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका ऑप्शन है जो कि कह रहा है वोल्ट मीटर कनेक्शन। भैया आप जानते हो एमीटर है ना, एमीटर को हम क्या करते हैं, सीरीज में करते हैं, और वोल्ट मीटर जो आपका होता है उसे हम पैरेलल में करते हैं, है ना, ये बात आप जानते हो ना, तो यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए अमीटर में शंट प्रतिरोध है ना, अमीटर में शंट प्रतिरोध, ये भी आपका पैरेलल में आएगा, ये आपका नहीं है, हो सकता है इसका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ फ्यूज, है ना। जो सर्किट में हम फ्यूज लगाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं फ्यूज आप न्यूट्रल फेज दोनों पे लगा देंगे तब तो ब्लास्ट हो जाएगा, है ना, फॉल्ट हो जाएगा वहां पर, ऐसा आपको नहीं करते हैं। तो आप करते क्या है, फेज वाले तार पर, है ना, फेज वाले तार पर क्या करते हो, इस तरह से आप फ्यूज लगाते हो और आगे लाइन ले जाते हो, है ना। अब फेज पर ही क्यों लगाते हैं, न्यूट्रल पर क्यों नहीं लगाते, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, है ना, अगर आप डीपली पढ़ते हो तो। देखिए फेज पर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि फेज पर करंट आता है ना, और न्यूट्रल क्या है, जाने का रास्ता है ना, न्यूट्रल जाने का रास्ता होता है और फेज हमारा करंट आने का रास्ता होता है। फेज फेज के थ्रू करंट आता है और न्यूट्रल के थ्रू करंट चला जाता है ना, तो जहाँ से करंट आ रहा है वहीं तो हमें लगाना चाहिए ना फ्यूज। अब फ्यूज का काम क्या होता है, हमारे जो अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जो बिजली से चलते हैं उन्हें बचाने का काम करता है। अगर कभी कभी क्या होता है घर में ज़्यादा लाइट आ जाती है तो वो फ्यूज उड़ जाता है, और फ्यूज उड़ने से हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि आगे करंट फ्लो नहीं करता है और हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, पंखा बल्ब वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बच जाती हैं, है ना। अगर मान लो फ्यूज नहीं है ना, और आपने मोटा सा तार लगा रखा है, फ्यूज लगाया ही नहीं है, तो अगर ज़्यादा तेज करंट आ जाएगा तो आपका जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होंगे वो सारे के सारे जो पटक जाएंगे, है ना, ये बात आप जानते हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि एक क्वेश्चन को समझाने में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है ना, समझाने के चक्कर में टाइम देखता ही नहीं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है ना, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। तो लेंथ तो नहीं होगा, प्रतिरोधकता नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम पूछ रहा है ना, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट आपके ऑप्शन दिखाते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम पूछ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना, टेम्परेचर भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एरिया, है ना, एरिया। अब देखिए आर बराबर, है ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए, है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, 10th में भी पढ़ा होगा, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना जो प्रतिरोध है ना, ये जो है किसका व्युत्क्रमानुपाती है, एरिया का। यानी कि अगर आप चालक की जो है एरिया बढ़ाएंगे, चालक का जो एरिया अगर आप बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, करंट हमारा घटेगा, है ना, करंट घटेगा। और अगर आप एरिया कम करोगे तो करंट जो आपका, सॉरी करंट बोल दिया हो तो प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको बताया, जो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसका मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, है ना। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए यहाँ पर आर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे होता नहीं है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर इस साइड की चीज़ बढ़ रही है तो इस साइड की भी चीज़ बढ़ेगी, है ना। तो इस तरह से आप समझिएगा, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी जो भी लगा रहे हैं 100% करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये वाले भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए फेरा पैरा डाया, है ना, 3 याद रखेंगे, फेरा पैरा डाया, इनका मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, फेरा पैरा डाया, क्योंकि यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, है ना, फेरा पैरा डाया। अब आपको करना क्या है, इन तीनों को ध्यान से समझना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए
पैरा का मतलब होता है चुंबकीय, है ना, जो चुंबक से चिपक जाते हैं उन्हें हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन जो चुंबक से कम कम चिपकते हैं, है ना, थोड़े थोड़े चिपकेंगे और थोड़े थोड़े नहीं चिपकेंगे, तो उन्हें हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नहीं चिपकते हैं ना, जो बिल्कुल जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो चुंबक से नहीं चिपकता, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक कहते हैं। तो अगर आपने ये तीनों का मतलब समझ लिया तो ये आप क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। और जरूरी नहीं कि आपसे पैरामैग्नेटिक ही पूछे, हो सकता है आपके एग्जाम में पैरामैग्नेटिक आ जाए या फिर डायामैग्नेटिक आ जाए। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछा था पैरामैग्नेटिक, तो पैरा का मतलब क्या होता है? जो कम कम चिपके, है ना, थोड़े थोड़े चिपके और थोड़े थोड़े नहीं चिपके। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो आप देखकर ही बता देंगे भैया कॉपर, है ना। कॉपर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा चिपकता है ना, बिल्कुल नहीं चिपकता, थोड़ा थोड़ा चिपकता है, इसमें भी थोड़े थोड़े चुंबकीय गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एयर कैपेसिटर का उपयोग कहाँ होता है ना। एयर कैपेसिटर, अब हो सकता है आपने एयर कैपेसिटर का नाम ही ना सुना हो, है ना, एयर कैपेसिटर, लेकिन कैपेसिटर का नाम जरूर सुना होगा, है ना, कैपेसिटर का नाम। तो कैपेसिटर का मतलब क्या होता है ना। कैपेसिटर का मतलब होता है जो धारा होती है उसे स्टोर करके रखना। लेकिन एयर कैपेसिटर का इस्तेमाल ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है इन रेशियो रिसीवर, है ना, जो रेडियो होता है ना, रेडियो रिसीवर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बस ये आपको याद रखना है, इसमें यह इसका उपयोग ही पूछा था, है ना। जो हमारा एयर कैपेसिटर होता है इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो रेडियो का जो रिसीवर होता है ना, उसमें हम एयर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए प्रति चुंबकीय। अब देखिए यहाँ पर वही बात आ गई ना, मैंने अभी आपको बताया फेरामैग्नेटिक, है ना, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हमसे पूछा है? डायामैग्नेटिक, है ना, डायामैग्नेटिक पूछ लिया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पर डायामैग्नेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था जो चुंबक से बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, है ना। तो चुंबक से बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाला पदार्थ कौन सा होगा? जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गई, है ना। तो ये क्या होता है? चुंबक से नहीं चिपकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर लकड़ी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत राशि भंवर धारा के लिए सीधे अनुपाती होती है? यानी कि ऐसी कौन सी राशि है जो भंवर धारा के सीधे क्या होगी? अनुपातिक होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, है ना। तो ऐसी कौन सी राशि है ये आपको बताना है ना। तो देखिए फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? भंवर धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में आपके लिए चुंबक दी गई है ना, कौन सा गुण दर्शा रही है ये आपको बताना है। ये आपके पास एक चुंबक दी गई है, तो कह रहे हैं इस चुंबक से आप क्या समझ रहे हो, है ना, इसकी ये क्या दर्शाना चाह रही है ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपको जो है स्वतंत्रता पूर्वक दर्शाई गई चुंबक है ना। तो ये क्या दर्शा रही है? तो ये आपका क्या है? निर्देशा जो आपका क्या है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी दर्शा रही है ना। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा जो अर्धचुंबकीय पदार्थ है। अब देखिए यहाँ पर पैरा पूछ लिया, मैंने आपको फेरा, पैरा, डाया, है ना, तीन बताए थे ना। तो पैरा का मतलब क्या होता है? जो कम कम चिपकता है चुंबक से, है ना, जो कम कम चिपकता है उसे हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो पैरामैग्नेटिक में क्या क्या आएगा, है ना, पैरामैग्नेटिक में क्या आएगा? देखिए जल नहीं आएगा, जल हमारा डायमैग्नेटिक में आता है, ये आप गलत कह रहे हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, एयर, है ना। एयर, एयर का मतलब वायु, है ना, जो वायु है। आप कहेंगे वायु कैसे जो है चुंबक से चिपक सकती है? तो थोड़ा थोड़ा चिपकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए वायु में काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है? थोड़े थोड़े पार्टिकल्स क्या होते हैं? लोहे के होते हैं, स्टील, मतलब इसमें जो है कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जिसे कि हमें जो है माना गया है कि जो वायु है वो क्या है? पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। बस आपको इतना याद रखना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है ये आपको बताना है ना। अब देखिए जो व्हीट स्टोन के बारे में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ऐसा मेरा मानना है। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको समझाता हूँ। व्हीट स्टोन कुछ इस तरह से आकृति होती है ना, इस तरह से आकृति होती है। बीच में हमारा क्या होता है? गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और यहाँ पर हमारे 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कब धारा प्रवाहित होती है? तो आप अच्छे से जानते हो भैया, जब आपका ब्रिज असंतुलित अवस्था में होगा। कैसा होगा? असंतुलित अवस्था में होगा। देखिए यहाँ पर जो है निमी ने क्या कर रखा है? निमी ने ऑप्शन नंबर ए मान रखा है ना, संतुलित अवस्था। लेकिन आप जानते हो, है ना,
कब प्रवाहित होगी इसमें बोला है। तो देखिए इसमें से तो करंट हमारा तभी जाएगा ना जब ये असंतुलित होगा। संतुलित अवस्था में तो बीच में धारा प्रवाहित होती नहीं है, लेकिन निमी ने हमारा पहला ऑप्शन मान रखा है, तो भैया हमें पहला ऑप्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए भैया, नंबर चाहिए, है ना। तो नंबर जो है निमी के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो निमी ने मान रखा है ऑप्शन ए, तो हमें ऑप्शन ए लगाना है। लेकिन 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 मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना। जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट कब फ्लो करता है, जब हमारा जो ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, वो असंतुलित हो, है ना, अनबैलेंस्ड हो, तभी तो करंट उसमें फ्लो करता है। बैलेंस कंडीशन में तो वो जीरो रहता है ना, वो उसमें विक्षेप नहीं होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। निमी ऐसा करता है, पता नहीं क्यों, है ना। आपको राइट आंसर समझना है, जो निमी ने माना भैया वो ही आपको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज में संतुलित स्थिति में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी, है ना। अब देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर संतुलित अवस्था में है तो कह रहा है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी, है ना। अब देखिए कायदे के हिसाब से बात करें ना, तो जो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए भाई, जीरो होना चाहिए, यानी उसमें विक्षेप नहीं होगा। विक्षेप नहीं होगा मतलब जीरो होगी, है ना, जीरो होगी। तो देख लेते भैया इसमें इसने क्या मान रखा है, इसकी तो मर्जी अलग ही चल रही है ना। तो देखिए भैया इसमें जो इसने मान रखा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मान रखा है, जो कि बिल्कुल सही है। अब आप खुद ही बताइए, यहाँ पर बात कुछ और कर रहा है और उस क्वेश्चन में कुछ और बात कर रहा है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए उस क्वेश्चन में उसने असंतुलित माना है ना, तो आपको असंतुलित लगाना है, लेकिन कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है ना। कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है कि भैया संतुलित में ऐसा होता है, जो कि इसने यहाँ पर क्लियर भी किया, लेकिन उसने जो अपना ऑप्शन मान ही रखा है, तो हमें वही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी का लगा करके आते हो तो वहाँ पर वो गलत कंसीडर कर लिया जाएगा, है ना। तो ये बात आपको समझना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, कंडक्टर का व्यास दो गुना करने पर, है ना, प्रतिरोध के मान पर क्या परिवर्तन होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए कंडक्टर का क्या बढ़ रहा है, व्यास बढ़ रहा है ना। व्यास बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, मोटाई बढ़ रही है। कंडक्टर की क्या हो रही है, मोटाई बढ़ रही है। और मोटाई अगर बढ़ेगी तो जो आपका प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, तो वो आपका घट जाएगा। और कितना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसे होगा, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर रखा है थ्योरी क्लास में, तो वहाँ पर आपको जाने की जरूरत है अगर आपको क्लियर नहीं है तो, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे रंग कोड, आपको बताना है कि भैया इसका रंग कोड क्या होगा। मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी, है ना, बीबी रॉय ग्रेट बैलेंस वेरी गुड बेल, है ना, बीबी रॉय ग्रेट बैलेंस वेरी गुड बेल। और ये आपने जो है क्लास 12th में पढ़ा होगा, है ना। जो 12th करके ITI कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को, लेकिन जो 10th की बात कर रहे हैं ना, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ में, जो मैंने आपको बता रखा है ट्रिक के माध्यम से। बीबी रॉय ग्रेट बैलेंस वेरी गुड बेल, है ना, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है कार्बन रेजिस्टेंस के ऊपर, आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पर। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, देखिए बी रॉय, है ना। अब आर का नंबर कितना आ रहा है, देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2, है ना, 2 आ रहा है, तो 2 आ गया, है ना। और यहाँ पर बात करें जो आपका ब्लू है, ब्लू कब आएगा, देखिए BROY, है ना, रॉय ग्रेट बैलेंस, ये वाली बी है ना, इसका मतलब क्या होता है, ब्लू, है ना। तो ग्रेट बैलेंस वेरी गुड बेल, है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पर आपका कितने पर आएगा, 6 पर आएगा। तो इस तरह से आपका जो है 26 हो जाएगा, और यहाँ पर 26 और किसी ऑप्शन में है नहीं, है ना, और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको ये करना है। बाकी आप अगर समझ रहे हो चीज़ों को, काफ़ी अच्छी बात है ना, नहीं समझ रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 29 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है ओम मीटर का गैर जो रेखीय पैमाना है, गैर रेखीय पैमाने को नॉन लीनियर स्केल कहते हैं, ना, क्या कहते हैं, नॉन लीनियर स्केल कहते हैं। तो कह रहा है कि पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया गया है, ये आपको बताना है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है निमी ने जो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। पहले क्या पूछता था, पहले कहता था कि ये पैमाने का नाम बताइए क्या है, लेकिन अब इसने क्या किया, पैमाने का नाम दे ही दिया, खुद ही बता दिया कि भैया गैर रेखीय पैमाना है। तो आपको बताना है गैर रेखीय पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया गया है ओम मीटर को, ये आपको बताना है ना। और ये बात आप अच्छे से जानते हो, जो करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर से कार्बन रेजिस्टेंस का आ गया, और ये क्वेश्चन आप खुद ही मुझे बताएंगे करके, है ना, जो कि मैंने आपको बता रखा है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है,
वही पूछेगा भैया किसका मान बताइए कितना होगा, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी रहेगी। और मैंने आपको बता दिया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो भी लगाना है करेक्ट आंसर है, और इसी तरह से आपको आंसर फोड़ना है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोधकता का नाम क्या होगा, ये आपको बताना है ना। तो प्रतिरोधकता का नाम आपको बताना है क्या होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंसिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंसिस्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सीरीज सर्किट है ना। सबसे पहली बात, सीरीज सर्किट दे रखा है और उसमें प्रतिरोधक R2 पर हमें वोल्टेज ड्रॉप बताना है। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है ना, और वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला भी जानते होंगे है ना। तो इसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा, तो फटाफट से आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताना है। और जिसका भी राइट आंसर होगा उसको मैं हार्ट भेज दूंगा है ना, और उसका कमेंट में पिन कर दूंगा वीडियो में है ना। तो आपको करना क्या है, कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 32 है। इस तरह से आपको मेंशन करके इसे सॉल्व करके आंसर बताना है। ओके, जिसका भी राइट आंसर होगा कमेंट पिन कर दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जो कि आपसे कह रहा है 1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज के जो आपका प्रतिरोध है उसे मापने के लिए आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब आप जानते हो ये नॉर्मल जो आपके मल्टीमीटर होते हैं वो 1 मेगा ओम तक तो नहीं माप सकते ना, 1 मेगा ओम तक तो उनकी रेंज नहीं होती है। तो भैया किससे मापेंगे, सबसे बेस्ट मेथड होता है व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज से हम माप सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं खतरनाक तरीके से इसी तरह से आपको आंसर करना है। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि आपसे कह रहा है श्रेणी प्रकार के ओम मीटर सर्किट में प्रयुक्त जो शंट प्रतिरोध R2 है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है पॉइंटर की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है ना। कौन सी विद्युत राशि है जो किसी चालक में हीट उत्पन्न करने का कारण बनती है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बताएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है भैया, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे I का मतलब क्या होता है, करंट होता है, धारा होता है ना। धारा का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो धारा का वर्ग क्या करता है भैया, हीट उत्पन्न करने का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हो सकता है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे थोड़ी सी इधर उधर करके पूछ ले, तो घबराना नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देंगे। हो सकता है आपको जो है धारा का वर्ग ना दे है ना, प्रतिरोध दे दे, तो सिंपल आपको प्रतिरोध लगाना था, लेकिन यहाँ पर जो है प्रतिरोध का वर्ग दे दिया, जो कि वर्ग नहीं होता है, नॉर्मल हमारा प्रतिरोध होता है, आप देख सकते हो। तो फॉर्मूले से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध के मान पर क्या परिवर्तन होगा, है ना। तो ये भी आप किससे, फॉर्मूले से नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो है ना। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सारी कंसेप्ट आपको याद होंगे। तो देखिए अगर हम जो है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर रहे हैं है ना, तो जो हमारा प्रतिरोध है दोगुना क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी फोड़ रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए है ना, तो प्रकाश के जो आश्रित प्रतिरोध जो LDR बोलते हैं जिसे है ना, LDR, तो कह रहा है इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा है ना, क्या होगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, डिक्रीज होगा, घटेगा है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन काफी आसान है एंड ये आप कर ही लेंगे ऐसा मुझे लगता है। देखिए ये आपका जो है सर्किट में कुल कैपेसिटर पूछ रहा है ना, कुल कैपेसिटेंस का मान कितना होगा। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारे पास कैपेसिटर लगे पड़े हैं ना, कितना, एक 30 माइक्रोफैरेड का है और एक 10 माइक्रोफैरेड का है और एक 30 माइक्रोफैरेड का है, और यह किस में है, तो ये श्रेणी क्रम में है। और मैंने आपको बताया जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन जो आपका कैपेसिटर होता है इसमें उल्टा होता है ना, इसमें समांतर वाला
जो है श्रेणी का होता है और श्रेणी वाला समांतर का होता है, यानी ये हमारे श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस तरह से हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 1/30 हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा प्लस 1/30 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा ना, तो एलसीएम लेंगे, 30 हो जाएगा नीचे, है ना। अब 30 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 10 तियां 30 होते हैं, प्लस 30 को फिर से 30 को 30 से करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऊपर कितना हो गया, 5 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 30 हो गया। 5 छंग 30 काट देंगे तो 6 आ गया ना। तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। तो कितना आंसर आ गया, 6 माइक्रोफैरड आ गया। तो इस तरह से आपको ये करना था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से क्या हो जाती है भैया, वर्कशॉप स्टार्ट हो जाती है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। जैसा कि आप जानते हो जो आपका एग्जाम होगा उसमें 38 क्वेश्चन आएंगे ट्रेड थ्योरी से। किससे आएंगे, ट्रेड थ्योरी से। तो अब आपके जो है 38 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको जाना है कमेंट बॉक्स में और मुझे बताना है कि भैया आपके 38 में से कितने क्वेश्चन सही थे, है ना। 38 में से कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आप 38 में से 35 36 सॉल्व कर पा रहे हो ना, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप जो है 17 18 कर रहे हो तब भी अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम आप सही करें तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं भैया, वर्कशॉप को स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। जो हमारी WCS है उसे देख लेते हैं, उसके 6 क्वेश्चन आएंगे। एंड यहाँ पर जो है 35 मिनट की वीडियो बन गई, बताइए, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा है वर्कशॉप से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें कोशिश करिएगा 6 में से 6 सही करने की, है ना। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का आपको मान बताना है। जो जल होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 होता है, याद रखेंगे, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये काफ़ी आसान था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, वर्कशॉप से काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाई क्वेश्चन मिले, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पानी का क्वथनांक पूछ रहा है, बताइए पानी का क्वथनांक यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो ये कौन नहीं जानता है ना, ये कौन नहीं जानता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी क्या होता है, उबलने लगता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमसे कह रहा है भैया एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इतना है ना। एक वर्ग की भुजा कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल हमें इतना दे रखा है। तो ये भी कितना आसान क्वेश्चन है ना। ये तो 7th 8th वाले स्टूडेंट्स कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि वर्ग का फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर मैंने मान लिया। तो हमें कितना दे रखा है, 625 दे रखा है ना। अब देखिए स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाता है तो रूट हो जाता है ना। तो यहाँ पर 625 का रूट हो जाएगा, और 625 का स्क्वायर रूट आप जानते होंगे क्या होता है भैया। तो आप जानते हो क्या होता है, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं आती है तो याद कर लेंगे, 25 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई हमें इतनी इतनी दे रखी है ना। अब देखिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आयत आप जानते हो ना, आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। यानी मान लीजिए ये 20 है तो ये 18 होगी, और अगर ये 20 है तो ये भी 20, और ये 18 है तो ये भी 18। अब क्या करना है, चारों को जोड़ देना है ना। तो 20 और 20 40 हो जाएंगे, और 18 18 36, 36 और 40 कितने हो जाएंगे भाई, 76 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी 4 देंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी 4 देंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था WCS में इतने आसान क्वेश्चन आएंगे, तभी आप जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही करने की कोशिश करेंगे। 6 में से 6 सही करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर में जो आपको उदाहरण बताना है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड ऑर्डर लीवर, ये सब कुछ मैंने बता रखा है ना थ्योरी क्लास में। अब इसमें बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें बताऊंगा ना तो वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी और कोई मतलब नहीं बनता है ना। ये आपका क्या है, एक तरह से प्रैक्टिस सेट है ना। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या आता है भैया, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में हमारा आता है सीजर्स का पेयर, है ना। कैंची आता है, कैंची, ओके, कैंची आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ लिया द्वितीय ऑर्डर लीवर से, है ना। द्वितीय ऑर्डर लीवर में क्या आएगा, तो द्वितीय ऑर्डर लीवर में क्या आएगा ये भी मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या लगा रहे हो, बिल्कुल सही,
बॉटल ओपनर है ना, बॉटल ओपनर जो बोतल ओपन करने की जो चाबी की तरह होती है ना, वो आप आती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसका नाम आपसे पूछ लिया, अब यहाँ से आपकी क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू हो रही है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा रखी है एंड मुझे लगता है कि आपने कंप्लीट पढ़ ली होगी, है ना। तो देखिए जो इसको जो आपके लिए ये उपकरण दे रखा है इसका नाम क्या होता है, तो देख के ही आप बता पा रहे होंगे क्या है, ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर से कहते हैं, और ये जो है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बढ़ई की गुनिया कहते हैं, है ना। बढ़ई की गुनिया क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि ये जो है बढ़ई के पास ज़्यादातर आपको मिलेगी, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भैया, इस वाले हैमर का नाम बता दीजिए। तो इसका नाम क्या होता है, अच्छे से जानते होंगे इसे हम क्या कहते हैं। देखिए कोई भी हैमर आपके पास आ जाएगा ना, कोई भी हथौड़ा आपके एग्जाम में आएगा तो आप करेंगे क्या, उसका टॉप वाले हिस्से देखकर बताएंगे। मैंने कई बार आपको बताया है। तो ये बॉल की तरह है तो क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉल पिन हैमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि कह रहा है इसका नाम बताइए, है ना। ये कौन सा टूल है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम भी आप बता रहे होंगे, ये क्या है भैया, प्लायर की तरह लग रहा है। किसकी तरह लग रहा है, प्लायर की तरह लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी फोड़ देंगे, कटिंग प्लायर, है ना, कटिंग प्लायर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है उपकरण का नाम बताइए। ये क्या होता है भैया, लकड़ी का क्या होता है, हथौड़ा होता है, लकड़ी का हथौड़ा, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं भैया, मैलेट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, लकड़ी का हथौड़ा कहते हैं, जिसे मुगरी भी कहते हैं ना। देहाती भाषा में क्या कहते हैं, मुगरी कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये इसे आप जानते होंगे, देहाती लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसे चाबी कहते हैं, ना, चाबी। एंड इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे स्पैनर बोला जाता है। अब स्पैनर के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, तो कौन सा स्पैनर है ये आपको बताना है ना। कौन सा स्पैनर है, तो ये हमारा ओपन एंडेड स्पैनर है। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है आपसे क्लोज पूछ ले, तो देखिए अगर बंद है दोनों तरफ तो वो क्लोज एंडेड स्पैनर होगा, अगर यहाँ से खुले हैं तो ओपन एंडेड स्पैनर होगा। ऑप्शन नंबर ए फोड़ देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा फास्टली लेंगे क्योंकि वीडियो 1 घंटे से ऊपर नहीं बननी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है मानक के अनुसार, है ना, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है, ये आपको बताना है। एंड ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, देखिए जो आपके इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह से वृत्त होता है एंड इस तरह से उसकी क्रॉस लाइंस होती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और कभी भी डायमेंशन लाइन को हम व्यास पर नहीं दिखाते, यानी इस तरह से या इस तरह से आप नहीं दिखा सकते, है ना। जो आगे यहाँ पर आपको इस तरह से स्पेस मिला है इस पर आप दिखा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस डायग्राम में आप देखेंगे तो क्या किया है ना, यहाँ पर ही दर्शा दिया, जो कि गलत है ना। ऑप्शन कट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका राइट है, पहले इसे देख लेते हैं। देखिए ये जो है इस पर भी क्या किया है, डायमेंशन लाइन। मैंने आपको बताया ये इस तरह से इन दोनों लाइन को छोड़कर कहीं भी दर्शा सकते हैं, लेकिन इन दोनों लाइन पर हमें नहीं दर्शाना है, तो इसमें दर्शा दिए, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमें इसने एक बात तो अच्छी करी कि इन दोनों लाइन पर नहीं दर्शाया, लेकिन 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 इसने यहाँ पर त्रिज्या, है ना, जो कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहती है, त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है ना। लेकिन यहाँ पर ये लिख रहा है फाई, है ना, फाई का मतलब होता है व्यास, लेकिन लिख रहा है व्यास और दिखा रहा है पाई, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर R50 लिखता तो सही था, R50 मतलब रेडियस 50 बोल रहा था, फाई का मतलब होता है व्यास, है ना, व्यास तो 50 है नहीं, तो ये भी आपका कट जाएगा। अब आ जाते हैं सही ऑप्शन पर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि आपसे बिल्कुल देखिए यहाँ पर इसने सभी रूल्स को फॉलो किया है, इन दोनों लाइंस पर भी नहीं किया है, और यहाँ से यहाँ तक किया है ना, और फाई 50 लिखा है, बिल्कुल सही, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको नियम को फॉलो करते हुए ही करना है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार। अब देखिए यहाँ से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शुरू होती है। जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के दीवाने हैं भैया फटाफट से आ जाएंगे। अब क्वेश्चन को हम धुआं करने वाले हैं, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ही आसान होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो जो है कितनी बन गई है 1 मिनट देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना, इसमें क्या होता है, ये 1 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता है ना। 42 मिनट की बन गई है, तो क्या करेगा, 1 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक कट कर देता है ना। अब पता नहीं कि अंदर से प्रॉब्लम है, मैंने तो सेटिंग्स करके देखा लेकिन हुआ नहीं। तो मुझे क्या करना होता है, 1 घंटे के अंदर वीडियो कवर करना होता है, अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँ तो, है ना। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है तो मुझे 1 घंटे के अंदर ही पूरा पेपर कवर करना है। अब देखिए 25 क्वेश्चन बचे हैं और मेरे पास मिनट कितने हैं,
तो यहाँ पर लगभग 20 मिनट है मेरे पास, तो थोड़ा सा फास्टली चलेंगे जिससे कि सभी क्वेश्चंस को हम कवर कर पाएँ। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो मैंने आपको बताया है अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो है ना, तो आपको करना क्या होता है, फॉर्मल ड्रेस पहननी होती है। ऐसा नहीं कि आप गले में चेन डालकर जा रहे हो है ना और फैंसी कपड़े पहनकर जा रहे हो चटक मटक दिखाकर, है ना, ऐसा आपको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आपको नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जानी जो फॉर्मल होती है ना वैसे, है ना, तो ये बात आप अच्छे से जानते होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है वह शब्द जो दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन उसका अर्थ कैसा होता है, भिन्न होता है ना। अर्थ कैसा होता है, भिन्न होता है। शब्द कैसा होगा, समान होगा लेकिन अर्थ उसका भिन्न होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहेंगे या फिर होमोग्राफ कहेंगे या फिर संयुक्त स्वर कहेंगे या फिर शब्दांश कहेंगे। तो ये बात आप अच्छे से जानते हो, उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए 4 देंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए, मुझे अंग्रेजी सीखने में क्या मदद कर सकता है ना। मुझे अंग्रेजी सीखने में क्या मदद कर सकता है, निष्ठा, डर, क्रोध, शर्म। अब देखिए, शर्माएंगे तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, है ना, गुस्सा करेंगे तब नहीं सीख पाएंगे, डरेंगे तब नहीं सीख पाएंगे। आपको क्या डेडिकेशन चाहिए, है ना, किसी भी चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ही, कोई भी काम हो, आपको डेडिकेशन अगर आपके अंदर है तो आप उस चीज़ को कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए, जो कि आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, विराम चिन्ह का प्रयोग हमसे बोल रहा है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं राइट आंसर है। वाक्य में किस विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाना चाहिए, है ना, बड़े अक्षर का उपयोग कब किया जाना चाहिए, तो ये भी आप जानते होंगे ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सबसे ऊपर, है ना, सबसे ऊपर। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि आपका जो सबसे ऊपर दे रखा है ना वाक्य की शुरुआत में। अब मैंने मान लीजिए मुझे कोई सेंटेंस लिखना है ना, राम इज गोइंग टू मार्केट, है ना, तो इसमें राम का जो आर है वो मैं कैपिटल बनाऊंगा, बाकी सब स्मॉल में बनाते चलूंगा। यही होता है आपका सेंटेंस केस, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है, तो यहाँ पर ईट दे रखा है ना, जो कि खाना होता है इसका मतलब। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है रिपेयर, और फिर है हॉट, और फिर है सोप। तो देखिए, गरम, है ना, गरम जो है ना ये विशेषता बताएगा किसकी। मान लीजिए चाय है, तो चाय क्या होगी, या फिर गर्म होगी या फिर ठंडी होगी, दो ही तो चीज़ होंगी, गर्म होगी या फिर ठंडी होगी। तो ये क्या कर रही है, ये आपकी चाय की विशेषता बता रही है कि चाय हमारी गर्म है या ठंडी है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब कोई थैंक यू, है ना, धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब में क्या कहना चाहिए, है ना। जब आपसे कोई थैंक यू कहता है ना, तो आपको रिटर्न में उसे रिप्लाई क्या देना चाहिए, ये आपको बताना है ना। तो आप कहते होंगे यू आर वेलकम, है ना, कहते हैं ना। अगर आप नहीं कहते हो तो कह दीजिए, है ना। अगर कोई आपसे थैंक यू कहता है तो आप वेलकम बोलना चाहिए, है ना। तो रिप्लाई में आपको क्या करना है, यू आर वेलकम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, चूज द ऑड वर्ड, है ना, यानी ऑड यानी विषम शब्द को हमें चुनना है। विषम शब्द कौन सा है ना, विषम शब्द यहाँ पर कौन सा है, तो देखिए, प्लीज, सॉरी, पेपर, थैंक्स। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं प्लीज, सॉरी, थैंक्स ये मिलते जुलते वर्ड लग रहे हैं, है ना, एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पेपर, है ना, पेपर का क्या ही मतलब है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑड वर्ड है, यानी विषम शब्द है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा कठिन नहीं आती है। अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी को हुआ बना रखा है ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हो, काफ़ी आसान ही आती है ना। आप देख ही सकते हो क्वेश्चन का लेवल क्या है ना। बिना पढ़े भी आप एम्प्लॉयबिलिटी कर सकते हो अगर आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग है ना। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैं एक वेल्डर हूँ, है ना, मैं एक वेल्डर हूँ, तो मैं किसके साथ कार्य। अब देखिए, मैंने आपको बोला था ना एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी आसान है, बस थोड़ी सी सोच और समझ चाहिए। अब आप खुद ही बताइए ना, अगर एक कोई व्यक्ति है ना, कोई एक व्यक्ति है, वो वेल्डर का काम जानता है ना, वेल्डर का, तो वो किन टूल्स के साथ काम करेगा, है ना, तो वो कौन सा काम कर सकता है। भाई जाहिर सी बात है, वो वेल्डर है तो वेल्डरिंग उपकरण के साथ काम करेगा ना। तो यहाँ पर वेल्डिंग टूल्स, देखिए वेल्डिंग टूल्स यहाँ पर दे रखा है, तो अगर कोई वेल्डर है तो वो वेल्डिंग टूल्स के साथ काम करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वो इलेक्ट्रीशियन टूल के साथ काम करेगा। जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो है थोड़ा सा लॉजिक लगाने की दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए, मौसम, आज का मौसम होने जा रहा है ना, आज का मौसम कैसा होने जा रहा है, आशापूर्ण दे रखा है ना ऑप्शन में। और ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, गर्म दे रखा है ना, और नीला दे रखा है, और जरूरी। अब देखिए, हमारा जो मौसम होता है, मौसम, कभी आपने मौसम नीला होते देखा है,
हाँ, आसमान तो नीला होता है लेकिन मौसम नीला होता है नहीं होता है, तो ये तो आपका ऑप्शन कट जाएगा। बहुत अर्जेंट, कभी आपने ऐसा कहते हुए सुना है कि आज का मौसम बहुत अर्जेंट होने जा रहा है? ऐसा भी नहीं सुना होगा। हाँ, ये कहते हुए सुना होगा कि आज का मौसम बहुत गर्म है ना, या फिर आज का मौसम बहुत ठंडा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, है ना। काफ़ी आसान था। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब, यानी जब जो है ना को दर्शाता है। जब किसको दर्शाता है? स्थान को, चीज को, व्यक्ति को, या फिर समय को, है ना। जब जो आपका शब्द है वो किसको दर्शाता है ना, ये आपको बताना है। तो ये आपको किसके समय को दर्शाता है, किसको? समय को दर्शाता है। जब मैं वहां गया था, जब मैं यहाँ आया हूँ, है ना। इस तरह से जो है टाइम को दर्शा रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ मजा आता है। अब बताइए, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। राहुल है, उसको अपने पालतू कुत्ते के साथ मजा आता है, तो किस में मजा आएगा? अब लिखने में मजा थोड़ी आएगा, अब कुत्ता लिखना थोड़ी जानता है ना। यहाँ पर धुलाने में मजा नहीं आएगा, है ना, करने में। अब उसे जो है खेलने में ही मजा आएगा, जाहिर सी बात है। कुत्ते के साथ राहुल क्या कर सकता है? खेल ही तो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कुत्ते के साथ कहेगा आ जा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ते हैं, है ना, ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं, ऐसा थोड़ी कहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार करके ताकत, कमजोरी और विचारों को, प्रेरणा को आदि को सहित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका भी राइट आंसर आप लगा पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ अवेयरनेस। उसे क्या कहते हैं? सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण जो आपके जीवन और करियर को अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम पर्सनल स्ट्रेंथ कहते हैं ना। पर्सनल स्ट्रेंथ, व्यक्तिगत ताकत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ऐसे गुण, है ना, ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे कौन से गुण होते हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और उन पर हमें काम करने की आवश्यकता होती है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पर्सनल कमजोरियां कहते हैं, यानी पर्सनल जो आपकी वीकनेस होती है ना, व्यक्तिगत कमजोरियां, है ना, जो आपके अंदर कमजोरियां हैं, आपको करना क्या है? उन पर काम करना होता है जिससे कि वो कमजोरियां दूर हो जाएं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है ना। जो पर्सनल आपकी वीकनेस है उसका उदाहरण कौन सा हो सकता है? कॉन्फिडेंस, आलसी होना, मेहनती, या फिर सक्रिय। अब भाई यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है ना, और हार्ड वर्किंग होना भी अच्छी बात है, मेहनत और एक्टिव होना भी जरूरी है। लेकिन लेजी, है ना, लेजी नहीं होना है। लेजी आपका क्या है? अपनी पर्सनल जो है वीकनेस है, इस पर आपको काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी क्या है? वीकनेस है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। गोल्स, है ना, गोल्स कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया था गोल्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक शॉर्ट टर्म गोल होता है और एक लॉन्ग टर्म गोल होता है ना। शॉर्ट टर्म गोल किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए अभी आप ITI पढ़ रहे हो, है ना, इसके बाद आप एग्जाम दोगे, आपका टारगेट है कि मैं 95% बनाऊंगा, है ना, ये आपका टारगेट है, ये आपका क्या है? गोल है। तो ये गोल शॉर्ट टर्म है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए आप जुलाई में एग्जाम दोगे, अगस्त में, इसके बाद सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना, एंड इसे आप अचीव कर सकते हो। तो ये आपका क्या है? शॉर्ट टर्म गोल है। अब लॉन्ग टर्म गोल कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए आपका सपना होगा कि मैं बड़ा घर बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, कार लूंगा, है ना, ये आपके सपने होंगे। तो ये भी आपके क्या हैं? गोल्स हैं। और ये क्या है? लॉन्ग टर्म गोल है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इन्हें अचीव करने में हो सकता है आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, है ना। तो ये आपका क्या है? लॉन्ग टर्म गोल है। तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए तनाव क्या है? जो आपका स्ट्रेस होता है ना, वो क्या होता है? आनंद की अनुभूति होता है ना। स्ट्रेस होना आनंद की अनुभूति होता है? नहीं, है ना। सरप्राइज ऑफ फीलिंग होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आपका ऑप्शन है निराशा, और निराशा की भावना होता है? बिल्कुल। ये आपका जो है देखिए स्ट्रेस में होना, यानी कि आप थोड़े से क्या होंगे? डिसअपॉइंटेड होंगे, है ना, निराश होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अच्छे तनाव का संकेत क्या है? हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो आपका स्ट्रेस होता है ना, वो भी 2 तरह के होते हैं, गुड और बैड, है ना। गुड स्ट्रेस होना अच्छी बात है ना। अब देखिए गुड स्ट्रेस किसे कहते हैं? अब जैसे आप ITI का एग्जाम देंगे, फिर रिजल्ट जब आएगा ना आपका, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको क्या होगा? थोड़ा सा टेंशन होगा, है ना। कहीं ना कहीं आप खुश भी हो रहे होंगे और वहां पर आपको टेंशन भी होगा, है ना। तो वो
आपका स्ट्रेस कैसा है, गुड स्ट्रेस है ना। गुड स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि वो आपका जो है रिजल्ट आने वाला है, इस वजह से आपके लिए स्ट्रेस है, और वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लंबे समय तक तनाव और नींद की कमी नहीं होती है। हाँ, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लगा रहे होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं, और आपके अनुसार निम्नलिखित में से स्ट्रेस बस्टर कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा स्ट्रेस बस्टर नहीं है, तो देखिए समय पर बिस्तर जाना, ये आपका स्ट्रेस बस्टर नहीं है ना। और संगीत सुनना या बागवानी, ये आपके स्ट्रेस बस्टर नहीं है। जबकि जो लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ये आपका क्या है, स्ट्रेस बस्टर नहीं है। सॉरी, यहाँ पर जो है ये सारे हैं और ये आपका नहीं है ना। यहाँ पर आप संभालेंगे थोड़ा सा, मैंने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, अगर आप मान लीजिए आपके पास कोई टेंशन है ना, कोई टेंशन है और उसके बारे में आप सोचते रह रहे हो है ना, तो आप उस टेंशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। जबकि आपको करना क्या चाहिए, उस टेंशन को भूलने की कोशिश करना चाहिए, ऑटोमेटिक आप हैप्पी हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस क्या होता है ना। माइंडफुलनेस क्या होता है तो आप अच्छे से जानते होंगे, यह एक पल है ना, एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की यह क्षमता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है ना, ये आपको बताना है तनाव के बारे में कौन सी सही है। तो यहाँ पर देखिए तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है ना। तनाव को क्या किया जा सकता है, मैनेज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 73 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य विवरण सत्य हैं, ये आपको बताना है कौन से वक्तव्य विवरण सत्य हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप जितनी अधिक है ना, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, आप समस्या सुलझाने में उतने ही बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस किसी चीज़ की करते हो, आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर हमसे वही कहा जा रहा है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, है ना, और उसको आप बार बार करते हो, है ना, तो आप क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट बन जाएंगे, जो कि मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये बात आप अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए, है ना। अगर आप निर्णय ले रहे हो, डिसीजन मेकिंग स्किल आपके अंदर है, तो आपको किस पर विचार करना चाहिए, ये आपसे बोल रहा है ना। तो आपको करना क्या है, अपनी जो आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का हमारा है ना, जो कि आपसे कह रहा है SWOT का पूर्ण रूप, और इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, SWOT, है ना। इसकी फुल फॉर्म आपसे क्या करेगा, पूछेगा, है ना। स्मार्ट की फुल फॉर्म हो गई और आपका स्मार्ट की फुल फॉर्म हो गई, है ना। SWOT की और स्मार्ट की ये फुल फॉर्म्स आती हैं। तो देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर SWOT की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बताया था, स्ट्रेंथ। एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। W का मतलब क्या होता है, वीकनेस। O का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। T का मतलब क्या होता है, ट्रीट, है ना। तो ये आपकी क्या होती है, SWOT की फुल फॉर्म होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। ऑप्शन नंबर डी को एकदम फोड़ देंगे अच्छे से, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। एंड मैंने आपको टॉप के 75 क्वेश्चंस करा दिए, है ना। अब आपको करना क्या है, इसमें से कितने सही हैं और कितने गलत, वो आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि ऐसा करने से मुझे पता लगेगा कि आपकी किस लेवल की तैयारी हो रखी है और आपको किस लेवल पर जाके पढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, तो आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि हाँ आप CBT में कितना कर सकते हो, है ना। तो आपके 75 में से जितने भी सही हैं, अब देखिए सच बताना, ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो 75 में से 75 सही है ना। हाँ, अगर सही है तो आपको बताना है, लेकिन सच बताना है, झूठ नहीं बोलना है ना, जेन्युइन बताना है। तो यहाँ पर बात करें, ये तो मैंने आपको 3 सेट करा दिए, ध्यान से सुनिएगा। सेट नंबर 1 करा दिया, सेट नंबर 2 करा दिया और सेट नंबर 3 भी करा दिया, है ना। ये जो है निमी के द्वारा जारी किए गए सेट थे, जो कि क्वेश्चन पेपर थे, है ना, जो कि मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिए। किसी स्टूडेंट्स ने तीनों पढ़ लिए तो उसका तो बेड़ा पार है, समझ लीजिए। और जो आपकी PDF है ना, जो निमी PDF देता है, आपको वो PDF भी पढ़ लेना है ना। PDF क्यों पढ़ना है, क्योंकि PDF से भी क्वेश्चन आते हैं, और जो PDF से सेट बनते हैं वही 3 सेट मैंने आपको कराए हैं, है ना, जो कि निमी बनाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप थोड़ा वीक हैं तो आप पढ़ लीजिए, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं।
इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मैंने आपको पढ़ा दी है, ट्रेड थ्योरी भी मैंने आपको पढ़ा दी है ना, WCS भी मैंने आपको पढ़ा दी है, कुछ छोड़ा नहीं है ना, कुछ छोड़ा नहीं है। तो इनकी MCQ क्लासेस भी आपको कर रखी है, ट्रेड थ्योरी भी आपको पढ़ा रखी है। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको पढ़ना है ना, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर बात करते हैं, 2 मिनट हैं अभी, चलिए आपसे बात कर ही लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आपको करना क्या है, पढ़ने की ज़रूरत है। प्लेलिस्ट मैंने प्रॉपर तरीके से बनाई है। और हाँ, एक मिस्टेक नहीं करनी है कि आप जो प्लेलिस्ट को खोले और 1 2 3 4 इस तरह से वीडियो लगी रहती है तो आपने डायरेक्ट चौथी वीडियो खोलकर देख ली, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है, पहली वीडियो देखेंगे, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, क्योंकि मैंने उस लेवल से उस सीक्वेंस में फॉलो की है जिस वजह से आपको सारी चीज़ें समझ में आए। पहली वीडियो देखेंगे तभी दूसरी आएगी, फिर तीसरी, इस तरह से आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको प्लेलिस्ट का सीक्वेंस ज़रूर फॉलो करना है, ओके। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी, भैया वीडियो को लाइक कर दिया करें, है ना। मैं बार बार आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो को लाइक करने के लिए इसलिए कहते हैं भैया, वीडियो लाइक करेंगे तो और भी स्टूडेंट्स तक जाएगी और भी स्टूडेंट्स इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। क्लियर है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आप क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और अपने ITI के फ्रेंड, मित्र, यार जो भी आपके हैं, है ना, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी ये 3 सेट, है ना, अगर आप सब वीडियो नहीं बताना चाहते ना तो 3 सेट तो बता ही दीजिए। अगर कोई आपका दोस्त परेशानी में है ना, प्रॉब्लम है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पास होऊंगा, तो पास होने के लिए उसके लिए 3 सेट काफ़ी हैं, जो कि मैंने आपको कर दिए हैं, है ना, प्रोवाइड कर दिए हैं अच्छे से। तो आपको करना क्या है, इन 3 सेट को पढ़ लेना है। अपने दोस्त को बता दीजिएगा कि 3 सेट पढ़ ले, बस हो जाएगा पास, है ना, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया, कंटेंट पूरा अवेलेबल है, आपको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके जो है स्कोर का वेट करूँगा, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट होती है कि यार मैंने वीडियो इतनी मेहनत से बनाई और मेरे स्टूडेंट्स का जो है रिजल्ट कैसा रह रहा है ना, वो मैं देख पाऊँ, है ना। बस इतना ही चाहते हैं, बाकी आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं।